हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सबकी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लास्ट मिनट पे रिवाइज करने के लिए एक क्विक रिवीजन वीडियो ढूंढ रहे हो जो एग्जाम फोकस्ड हो, तो यू आर एट द राइट प्लेस। आज की वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे पूरे सिलेबस का। सेकेंडली, हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थर्डली, हम उन क्वेश्चंस के लिए भी डिस्कस करेंगे जो पेपर में आ जाते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, जो ऐसे ट्रिकी से क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर आप ओडी रिवाइज करना चाहते हो लास्ट मूवमेंट पे, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सिंपल सी यूनिट है। इस यूनिट में जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आपको सोचना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। हो सकता है कि वो सेपरेबल इक्वेशन हो सकता है होमोजीनियस हो, या लीनियर भी हो सकती है, नहीं तो मोस्ट प्रोमिनेंटली चांसेस है कि वो बर्नौली इक्वेशन हो। तो ये आपको खुद से जज करने की कौन सी इक्वेशन है। जितनी भी मैंने इक्वेशंस बोली इनमें से आप खुद जज करोगे। सेपरेबल इक्वेशन की बात करें, बहुत सिंपल सी होती है। वेरिएबल्स को आप सेपरेट करते हो, जैसे हमने यहाँ पे dy अपॉन y रखा और यहाँ पे हमने x रखा, तो हमने एक साइड पे जो है सारी y वाली टर्म्स कर दी, एक साइड पे x वाली। दोनों को फिर इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो इसी टाइप का बनेगा वो बनेगा, इसी में आपको जो इक्वेशन फिर से कहेगा सॉल्व करो गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा कि आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जिसके लिए आप कोई भी मेथड जो भी वहां पे परफेक्टली लग रहा होगा आप वो लगाओगे। फिर जब आपको इनिशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो दूसरा क्वेश्चन देगा। ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, आपको इस तरह से एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। अगेन मेथड आपको खुद ही डिसाइड करना है कि कौन सा है। ठीक है। फिर आप जो है उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे। ये सारा जो है उसी का है, सेपरेबल फॉर्म का। ठीक है। और बीच पे जो ये इस तरह के क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, आप इसको भी एक बारी देख सकते हैं। ये भी कुछ नहीं है, बस हम सेपरेबल फॉर्म ही यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बता रखा है मैंने। तो सबसे पहले एग्जैक्ट के लिए आप ये समझो कि टोटल डिफरेंशियल को आप किस तरह से डिफाइन करते हो। डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई। यहाँ dx आता है, यहाँ dy आता है। जो भी हमारे पास फंक्शन होता है हम उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं। y f का क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, f का जो भी फंक्शन है उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स y के रिस्पेक्ट में लेते हैं। यहाँ पे dx डालोगे, यहाँ पे dy डालोगे। ठीक है। ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अब हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आप देखो मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है कि कोई भी एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म का मिल जाए, m dx प्लस n dy, इसको आप बोलोगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बस यहाँ पे जो है पेपर में ना क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं कहेगा कि चेक करो एग्जैक्ट है कि नहीं है। आगे जो मैंने क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए ना उसमें आपको पता चलेगा। तो यहाँ से आप सिर्फ इतनी बात याद रख सकते हो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट की क्या फॉर्म है, m dx प्लस n dy। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको इस तरह से गिवन हो कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में हो, तो ये वाला पार्ट आपका m बन जाता है, ये वाला पार्ट आपका n बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, वो इस तरह से आएंगे। यहाँ पे भी अभी इस तरह से भी नहीं आ सकते। ये सिर्फ एक मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया जिसमें आप चेक कर रहे हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। ये काम जो है आपको आना चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में शुरुआत इसी से होगी। ठीक है। तो हम जो है ये थ्योरम इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, जिसके बेसिस पे हम करते हैं। हम कह देते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर गई कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल आ गया डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो हम कहेंगे इक्वेशंस एग्जैक्ट है। ठीक है। और इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है कि अगर हमें ये दोनों इक्वल गिवन है तो इट मींस कि इक्वेशंस एग्जैक्ट है। ठीक है। जैसे सिंपली मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप कोई सा भी देख सकते हो। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया सेकेंड, ये मेरे पास y है, यानी कि ये मेरे पास m बन गया और ये मेरे पास क्या बन गया, n बन गया। तो अब मैंने m के पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकाले, n के पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया। मेरे पास 2 आया 1 आया, दोनों आंसर सेम नहीं आए तो इक्वेशंस एग्जैक्ट नहीं है।
ठीक है, पेपर में जो है ना ये वाले टाइप का क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने के चांसेस 100% मुझे लगते हैं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन अपने आप में ही सारी चीजें इन्वॉल्व कर रहा है। जो मैंने आपको अभी बताया कि एग्जैक्ट है कि नहीं है वो चेक करना, वो सब इसमें से शुरू होगा। इसको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, प्रेफर मैं हमेशा मेथड 1 करती हूँ, तो मेक श्योर कि आप भी मेथड 1 ही करें। यहाँ पे देखो अब मैं कैसे कर रही हूँ, एक बार मैं मेथड बता रही हूँ पूरा कैसे करना है, सो दैट पेपर में आप इजिली कर पाओ। ये मेरे पास m हो गया, ये मेरे पास n हो गया। मैंने सबसे पहले चेक करना है इक्वेशंस एग्जैक्ट है कि नहीं है। मैंने चेक किया, मेरे पास इक्वेशंस एग्जैक्ट आ गई। दूसरा काम क्या करोगे आप, अब हमें दूसरा काम करना है कि अब हमें एक ऐसा फंक्शन f ऑफ एक्स वाई निकालना है सच दैट क्या हो हमारे पास कि ये वाला जो हम लिख रहे हैं ना कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वो कितना है m के इक्वल है, और m ये है, ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई n के इक्वल होगा जो कि ये है। आपको मेन बात यहाँ पे ये याद रखनी है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसी से जो है आपका आगे काम होगा। अब आपको इंटीग्रेट कर देना है m को x के रिस्पेक्ट में और प्लस 5y कर देना है, ठीक है। आपने सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप जो है 5y की वैल्यू तक पहुंच जाओगे, ठीक। फिर उसी वैल्यू को आप जो है अपनी इस इक्वेशन में डाल दोगे, इक्वेशन 1 में सॉल्व करोगे, जो भी कॉमन वगैरह आप ले सकते हो, आप फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं कह रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। ये बहुत सिंपल सी इक्वेशंस है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली आप y को vx डाल दोगे, इसके डेरिवेटिव्स लोगे, फिर इसको जो है इक्वेट सब्स्टिट्यूट कर दोगे जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, फिर सिंप्लीफाई करोगे टर्म्स को, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करोगे और आप सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। ये वाला मेथड भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए कोई भी फॉर्म मुझे इस तरह की दिख जाती है तो क्लियर ही होती है लीनियर के लिए। इस तरह की फॉर्म दिख गई यानी कि वो मेरे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, लीनियर फॉर्म लीनियर इक्वेशन है तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे विच इज गिवन बाय e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx। फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx dx प्लस c, ठीक है। सो ये सारा जो था आपने जितनी भी अभी मैंने इक्वेशंस डिस्कस की, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, ये आप 12th तक पढ़ के आ चुके हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बर्नौली, तो पेपर में ज्यादा चांसेस है बर्नौली आए क्योंकि ये नई टाइप की है। कोई भी इक्वेशन मुझे इस फॉर्म की दिखती है जिसमें qx के साथ y की पावर है कुछ, y टू द पावर n है, ये मेरी बर्नौली इक्वेशन होगी, ठीक है। देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, जो भी हमें एक्स्ट्रा वैल्यू जो y की पावर n है ना, हमें इसको हटा देना है। इसको हटाओगे तो नॉर्मल आपके पास देखना लीनियर इक्वेशन बन गई। मैंने यहाँ पे इसको हटाया, हटाने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y टू द पावर -3 से, तो ये मेरे पास x ही बचा। मैंने सॉल्व किया, मेरे पास फाइनली ये इक्वेशन बच गई। अब ये मेरे पास क्या बन गई, लीनियर फॉर्म। अब मैं इसको नॉर्मली लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करूंगी। मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, जो उसका पूरा मेथड था उसको मैंने यूज किया, सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। सो आई होप ये मेथड भी सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन की। अभी तक हमने जितनी भी फॉर्म्स पढ़ी, आपने देखी अपनी इक्वेशन, आपने देखा उनमें से कोई भी फॉर्म नहीं लग पा रही, तो वहां पे ये वाला कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है। इसमें अब आप क्या करोगे कि आपको स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, इसमें ये एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, कोई भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे ध्यान देखना है। ये आपको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब आपने सॉल्व किया अपनी, हम क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, मैंने देखा एग्जैक्ट नहीं आ रही, तो मेरे को पता चल गया कि जो ये वाली फॉर्म है इसका मैंने ये फॉर्मूला याद रखना है। जो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लिखा हुआ है ना ये वाला फॉर्मूला, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला पार्ट। इतना फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे ना, आपने ये वाली वैल्यूज तो निकाल ली, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स।
अब आप यहाँ पे रख के देखोगे कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर तो ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आप जो है अपना फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से निकालोगे। अगर आपने देखा कि ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा तो आप इसके दूसरे उसमें जाओगे। अब आप इसको सॉल्व करके देखोगे कि ये y पे डिपेंड कर रहा है। मेन कंडीशन क्या है कि ये वाला जो है ये x पे डिपेंड करेगा, ये वाला जो है y पे डिपेंड करेगा। अगर ये y पे डिपेंड कर रहा है तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से निकालोगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो ये फॉर्मूला लगाया, मैंने देखा मेरे पास क्या आ गया -2/x, मतलब x पे ही डिपेंड कर रहा है सिर्फ, तो मैंने ये जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से निकाला। देख रहे हो आप कितना सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। वैसे आप सोचते तो नहीं हो पाता, ठीक है। फिर अब आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने क्या किया, इक्वेशन 1 जो ये वाली इक्वेशन थी इनिशियल, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अब आपने इसको सॉल्व किया तो अब आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई। अब आप फिर से जो है अब इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई तो अब हम मेथड जिस तरह से लगा रहे थे कि हम एक फंक्शन निकालेंगे f(x, y), अब आप वो निकालना शुरू कर दोगे, ठीक है। सच दैट del f अपॉन del x m के इक्वल हो गया, del f अपॉन del y n के इक्वल हो गया। फिर हमने इंटीग्रेट किया m को x के रिस्पेक्ट में प्लस पाई y कर दिया, ठीक है। सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन पे। ऊपर हमने बात की इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन की। स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि अब आपके पास फिर से आपने कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, बस अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ये फॉर्म है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 dx प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 dy, ठीक है। केस 1, अब इसमें आपके पास ना दो केसेस है। देखो दूसरा केस तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपने देखना सबसे पहले कि जो ये a1 और a2 है इनका रेशियो लोगे, a2 अपॉन a1 करोगे और b2 अपॉन b1 करोगे, दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेनी पड़ेगी, x को x प्लस h मानोगे, y को y प्लस k मानोगे, जहां पे h और k क्या है मेरे पास सोल्यूशंस आ जाएंगे इन इक्वेशंस के, ठीक है। अब आप अपनी इक्वेशन 1 जो ये वाली इक्वेशन थी गिवन वाली, इसको अब आप इस होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस कर दोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर दोनों इक्वल हो गए तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन रखोगे कि z इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y। फिर से अपनी इक्वेशन को सेपरेबल इक्वेशंस में रिड्यूस कर दोगे, बस वेरिएबल्स क्या होंगे x और z, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने पूरे दो क्वेश्चंस इसमें किए हुए हैं, एक एक एग्जांपल दोनों के लिए दिया हुआ है, तो आप देख लेना ये वाला टाइप भी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिबल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, पेपर में इसके ऊपर गारंटीड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें भी दो केसेस हैं, पहला केस देख लेते हैं। केस 1 है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y मिसिंग है, अगर y मिसिंग है तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की गिवन होगी, तो आप समझ जाना y मिसिंग है। तो आप जो है सिंपली सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, आप p को सॉरी जो भी आपके पास सिंगल डेरिवेटिव है y डैश को आप क्या मानोगे p, और डबल डेरिवेटिव को dp बाय dx। फिर रिजल्ट्स इन द फर्स्ट, फिर बस आप डालोगे इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास इस फॉर्म की आ जाएगी, ठीक है। देखो अब हमने यहाँ पे जैसे मैंने पुट किया p को y डैश को p पुट किया, y डबल डैश को dp बाय dx किया। यहाँ पे मैंने पुट किया, मैंने देखा ये मेरे पास लीनियर फॉर्म बन गई, मैंने इजीली सॉल्व कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे अभी हमारे पास क्या था केस की डिपेंडेंट वेरिएबल y मिसिंग था। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x अगर मिसिंग हो तो अगेन आप क्या करोगे, अपनी इक्वेशन 1 को किस इक्वेशन आपकी किस फॉर्म की दिखेगी, इस फॉर्म की, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, अगेन y डैश को p मानोगे, डबल डैश को क्या मानोगे, p dp बाय dy, ठीक है। बस फिर से आपकी इक्वेशन इस फॉर्म की बन जाएगी, आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर रखा है, देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की, दैट इज सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबको पता है ये वाली इस टाइप की क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक होमोजेनियस इक्वेशन है, y1 और y2 जो है उसके दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और c1 और c2 मेरे पास दो कांस्टेंट्स हैं। तो अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू c1 y1 प्लस c2
y2. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1. होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन बता दिया. देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें वेरीफाई करना है y1 और y2 हमें दो गिवन है. ये जो है सोल्यूशन है हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के. ठीक है, तो आपने देखा सॉल्व करके देखोगे इजीली हो जाएगा. ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंस. हाँ अब देखो रॉन्स्कियन. रॉन्स्कियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर में इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता. हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे हम रॉन्स्कियन यूज कर रहे हो. तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना. तो रॉन्स्कियन कैसे निकलता है? मान लो एफ और जी आपके पास दो फंक्शंस हैं, तो सिंपली रॉन्स्कियन इज गिवन बाय द डिटर्मिनेंट. हम एफ और जी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं. कैसे निकालते हैं? एफ लिखोगे यहाँ पे जी. एफ और जी आप मान रहे हो अपने दो फंक्शंस, तो एक फंक्शन आप यहाँ एफ की जगह लिखोगे, एक फंक्शन जी की जगह. फिर एफ के जस्ट नीचे मतलब नेक्स्ट लाइन में आप जो है एफ का डेरिवेटिव करोगे और नेक्स्ट लाइन में जी के नीचे जी का डेरिवेटिव. फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड कर रखा है, आप देख सकते हैं. नोट वेरी इंपॉर्टेंट. Wronskian of if the Wronskian of the solution is equal to 0, अगर 0 के इक्वल है तो लीनियरली सोल्यूशन अगर 0 के इक्वल है तो लीनियरली डिपेंडेंट. अगर 0 के इक्वल नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगेन सेकेंड ऑर्डर की. हमें अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर की हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सिंपली यहाँ पे मैंने आपको बता रखी है, ये थ्योरम हम यूज करते हैं कि अगर R1 और R2 मान लेते हैं, दो रूट्स हैं उसके डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो हम किस तरह से लिखते हैं? C1 e to the power R1x प्लस C2 e to the power R2x. R1 और R2 आपके रूट्स हैं. ठीक है, चलो देखो हमने यहाँ पे इस तरह से बना भी रखी है. ठीक है, ये इक्वेशन था जैसे हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई. एक रूट हाफ आया, एक रूट 3 आया. ठीक है, तो इसकी इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हमने कैसे दिया? C1 e to the power x/2 प्लस C2 e to the power 3x. x लिखना नहीं भूलना. हमारे पास ध्यान से देख लो ये वाला फॉर्म है, इसको हाईलाइट कर लो चाहे. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं. हमने अभी सिर्फ दो रूट्स देखे. इन जनरल हम जो है n रूट्स के लिए कह रहे हैं कि अगर n रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं अगर हमारे पास, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? C1 e to the power R1x plus C2 e to the power R2x and so on up to Cn e to the power Rnx. ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं. अभी हम ऊपर बात की हमने डिस्टिंक्ट रूट्स की. मान लेते हैं हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ गए ऑफ मल्टीप्लिसिटी के, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? C1 प्लस C2x. ऊपर आप अगर याद रखो तो रियल रूट्स जब थे हमारे पास, रियल या डिस्टिंक्ट रूट्स, तो हम सिर्फ C1 C2 लिख रहे थे, हम x नहीं ले रहे थे. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर एंड अप टू ck इंटू x टू द पावर k माइनस 1 e टू द पावर rx. ठीक है, क्वेश्चन ये वाला इंक्लूडेड है, आप देख सकते हो. ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ द फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक. पेपर में एक क्वेश्चन 100% आएगा. देखो पेपर में क्वेश्चन ना ये वाले फॉर्म का आएगा जिसको मैंने टिक किया है अभी, कि शो दैट गिवन फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसे हमारे पास जो है गिवन होगा. अब हमने यहाँ पे रॉन्स्कियन निकाला. मैंने बोला था रॉन्स्कियन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में लग रहा है. ये वाला क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, इसको अच्छे से करके जाना. हमने रॉन्स्कियन निकाला, सॉल्व किया, 0 के इक्वल नहीं आया, तो हमने बता दिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, ऐसे ही हमने एक दो क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए हुए हैं इसमें मैंने, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, ये पता होना चाहिए कि y को हम कैसे लिखते हैं. y इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन. किसी भी जनरल सोल्यूशन को अगर हम निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री को हम yc से डिनोट करते हैं और पर्टिकुलर को yp से. ठीक है, तो इसमें भी आई थिंक कुछ इतना वो नहीं है. कॉम्प्लेक्स रूट्स, अभी हमने रियल की बात की, रियल और डिस्टिंक्ट की, रिपीटेड की बात की. कॉम्प्लेक्स रूट्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? इस तरह से कि e टू द पावर ax into c1 cos bx प्लस c2 sin bx. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, आपके पास रूट्स कॉम्प्लेक्स आ गए. कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो e टू द पावर
ए एक्स, ए क्या है अब यहाँ पे हमारे पास 0, तो हमने 0x लिखा, इंटू C1 cos bx प्लस C2 sin bx। ठीक है, पोलर फॉर्म पेपर में क्वेश्चन हार्डली इसका आएगा बट पता होनी चाहिए, सिंपल सी है। z को हम r e टू द पावर थीटा इंटू आयोटा कर देते हैं और बस इसमें आपको मेजरली आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए, दैट इज गिवन बाय tan इनवर्स y बाय x। ठीक है, इसके ऊपर जो ये वाला मैंने क्वेश्चन इन्वॉल्व किया, ये वाला आ सकता है इस तरह से, जहां पे आपको इसकी जरूरत पड़े। जो ये वाली वैल्यूज मैंने लिखी है ना, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाली वैल्यूज याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। जैसे हमने ऊपर रिपीटेड रियल रूट्स की बात की थी, ऐसे ही सेम जो है हमारे पास रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो मैंने कितना बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। पेपर में एक क्वेश्चन 100% आएगा, या तो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट पे या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे। ठीक है, तो दोनों को ही अच्छे से कर लेना। तो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको मेजरली क्या करना होता है, गेस करना होता है। अब हम गेस कैसे करते हैं, देखो मेजरली चांसेस है कि जो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल इन्वॉल्व किए ना, उस तरह का ही कोई आए। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन, ये मान लेते हैं एक फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, तो हम इस टाइप के लिए हमेशा क्या गेस करते हैं कि ax प्लस बी होगा। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि yp पर हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन ही निकालना है, तो हमने yp को क्या मान लिया, ax प्लस बी, जो हमने गेस किया। अब हम क्या करेंगे, इसी का सिंगल निकालेंगे डेरिवेटिव, डबल निकालेंगे। अब हमने डबल क्यों निकाला, हमने सिंगल और डबल इसलिए निकाला क्योंकि हमारा क्वेश्चन में इसी तरह से था कि हमसे उसने कहा कि डबल डेरिवेटिव भी है और सिंगल भी है, तो हमने ये दोनों निकाले, इस इक्वेशन में डाले, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की निकाल ली, पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया। ऐसे ही अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल का कुछ आ जाए, आप देखो एक्सपोनेंशियल के लिए आप हमेशा क्या गेस करोगे, ए ई टू द पावर जितनी भी गिवन होगी वो आप लिख दोगे। ठीक है, अब हमें इस ए की वैल्यू को निकालना है, क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है और y है सिर्फ, है ना, तो हम सिर्फ इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हमने डबल निकाल ली। अब हम इस डबल को यूज करेंगे, इस y को यूज करेंगे, अपनी इक्वेशन 1 में डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू आती। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर मेरे पास ट्रिगो का कोई फंक्शन आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा अपने केस में क्या लेंगे, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, a cos x प्लस b sin x, आप सॉल्व करोगे, ए बी की वैल्यू आ गई। अभी तक क्या था, डुप्लीकेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे भी कुछ ऐड नहीं हो रहा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा। अब आप जो क्वेश्चन देखना ये वाला, इसमें अब हमारे पास e टू द पावर x वाला फंक्शन भी और ये x 4x² भी है, तो दोनों के लिए जो है हमारे पास गेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जैसे हमने ऊपर किया। इस टाइप के लिए क्या करोगे, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे, 2 रूट्स निकालोगे। ठीक है, उससे आप जो है अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बनाओगे। अब आपको गेस क्या करना है, देखो ये एक्सपोनेंशियल है, इसके लिए गेस क्या होगा हमेशा, a e टू द पावर x प्लस 4x² के लिए हम क्या गेस कर सकते हैं, b प्लस cx प्लस dx²। अब यहाँ पे बात क्या देखनी है हमें, कि जो हमने अपना कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बनाया है, उसके साथ जो है हमारी जो हमने गेस किया है उसकी वैल्यू जो है डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे e टू द पावर x रखा, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो हमारा ये चल जाएगा। b प्लस cx प्लस dx² ये नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे cx है और यहाँ पे c2x है, तो डुप्लीकेट हो रही है वैल्यू। हम सिंपली इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x² से इस वाली इक्वेशन में, b प्लस cx प्लस dx² में, ताकि हम जो है एलिमिनेट कर सके जो भी डुप्लीकेशन हो रही है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आप देखो, अब आपके पास ypa बन गया। जैसा मेथड आप पीछे फॉलो कर रहे थे सेम करोगे, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर तक है, तो आपको जो है y' निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। हमने तीनों निकाले, 3 डेरिवेटिव्स इक्वेशन में डाला, a b c d, चारों की वैल्यू निकाली,
और पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास आ गया। ठीक है, सिमिलरली हमने जो है सेकेंड वाले के लिए भी किया। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन 100% आएगा, या तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का आएगा, नहीं तो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का आएगा। जहां पे भी आप अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट के मेथड को यूज नहीं कर सकते, वहां आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यूज करते हो। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, तो हमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस अगर निकालने हैं तो हम हमेशा कैसे निकालेंगे? देखो हमने क्या किया, y कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम कैसे बताएंगे? c1y1x प्लस c2y2x। ठीक है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे देंगे उसके लिए आपको जो है ये वाला फॉर्मूला पूरा याद रखना है कि माइनस y1x इंटीग्रेशन करोगे dx प्लस y2x फिर इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो W हम बात कर रहे हैं, जो ये डिनोमिनेटर में W है, इसमें हम रॉन्स्कियन लगाएंगे। रॉन्स्कियन लगाना हमें आता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमने कैसे किया है। जो भी इक्वेशन गिवन हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बना लिया। अब हमने क्या किया, v मान लिया, इस साइन x को मैंने v मान लिया, इस cos x को मैंने u मान लिया। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या कहता है? u f x प्लस v g x लिखा है ना मैंने यहाँ पे। तो u v x, u के साथ मैंने f x रख दिया और v के साथ मैंने क्या रख दिया? g x। ठीक है, दो फंक्शंस ले लिए। f x मेरे पास इस तरह से आएगा, g x मेरे पास इस तरह से आएगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, रॉन्स्कियन से हमने सॉल्व किया, 1 आ गया आंसर, fx निकाला, gx निकाला, पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया। किसी को ये वाला पार्ट नहीं आता वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का या मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का, मैंने इसका लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड ऑपरेटर मेथड। एक क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा ऑपरेटर मेथड का, इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। इसमें भी कुछ नहीं है, dx by dt को आप क्या लिख सकते हो? dx, ऐसे ही आप nth टाइम के लिए लिख सकते हो। ठीक है, मेथड क्या है इसका? dx by dt मुझे जहां पे भी दिख रहा है, जैसे मेरे पास यहाँ पे dx by dt है, dy by dt है, इसको मैंने किस में चेंज कर लिया? dx और dy में। ठीक है, इस इक्वेशन से भी, इस इक्वेशन में से भी, दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, तो आप देखो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई इस तरह से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने इससे जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली, ये बन गई, r की वैल्यू आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट यूज कर दिया। ठीक है, फिर मेरे पास उससे x की वैल्यू आ गई। ठीक, ऐसे ही मैंने जो है सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल ली, बस क्वेश्चन खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ऑपरेटर मेथड का, नहीं किसी को आता, मैंने अपलोड कर रखी है इसकी पूरी वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद का जो है वो ये वाला है, एक सेकेंड, कॉशी-यूलर इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी पेपर में पेपर में 100% जो है क्वेश्चन इस पे भी आएगा, इसको छोड़ के नहीं जाना। पेपर में 100% एक क्वेश्चन आएगा, नहीं आता, मैंने अपलोड कर रखा है पूरा लेक्चर, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये वाला जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया है, ये बेसिकली डेरिवेशन है कि x dy by dx को हम dy by dt कह रहे हैं, और dy by dt को हम ये कह रहे हैं, और d square y upon dx square को हम ये कह रहे हैं। तो ये डेरिवेशन पेपर में जरूर करना। कोई भी इक्वेशन मेरे पास इस फॉर्म की होती है तो मैं उसको कॉशी-यूलर इक्वेशन कहती हूँ, जैसे मेरे पास ये है। ठीक है, अब डेरिवेशन की, अब मुझे x dy by dx की वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे कुछ मिल गई इस सिंपल फॉर्म में dy by dt, और जो ये वाली वैल्यू थी इसकी मैंने वैल्यू क्या निकाल दी, ये वाली मैंने यहाँ पे सिंपली पुट किया, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट किया, सॉल्व किया, तो मेरे पास सिंपली ये बनी। अब मैंने यहाँ से जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, r की वैल्यू निकाली, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाला, फिर मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट निकाला, लगाया, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल गया, तो जनरल सोल्यूशन आ गया मेरे पास। अब क्योंकि मैंने ऊपर जो है माना था x को e टू द पावर t, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं वापस से e टू द पावर t को x मान लूंगी, तो मेरे पास y ये आ गया।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो अच्छे से इसको कर लेना। एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे। इस एप्लीकेशंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी जो भी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है एक बार उनको जरूर देख के जाना, और जो एग्जांपल्स है उनको भी। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड में अगर आपको जो है एक्सरसाइज के आप देख लोगे तो इजीली पेपर में हो जाएगा क्वेश्चंस। बस हमारे पास यहाँ पे इनकी इक्वेशंस है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, एक बार ये देख लेना। और इससे इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ये रोस्ट वाला, ये वाला पेपर में बहुत आता है, तो इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, यहाँ से सिर्फ एक रोस्ट वाला ही है, और एक ये वाला, जो ये मैंने दोनों क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। पेपर में ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट ये अभी अब तक हमने फर्स्ट ऑर्डर के एप्लीकेशन देखे थे। सेकेंड ऑर्डर के एप्लीकेशन में ये वाले जितने भी मैंने फॉर्मूलाज, ये पूरा पेज जो हाईलाइट किया ना, इस पूरे पेज में फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। और फिर जो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता ही आता है। ठीक है, और बाकी मेरा सजेशन यही है कि आप जो है एक्सरसाइज के एक बार क्वेश्चंस देख लेना, सो दैट आप पेपर में इजीली कर पाओ। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 की। ठीक है, यूनिट 3 है मॉडलिंग के ऊपर। तो देखो इस वाले सेक्शन में जो है आपको कंपार्टमेंटल डायग्राम हर किसी क्वेश्चन के लिए जहां जहां पॉसिबल हो बनाओगे। ठीक है, बैलेंस लॉ क्या कहता है, नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू रेट इन माइनस रेट आउट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेक पोल्यूशन मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 100% एक क्वेश्चन लेक पोल्यूशन मॉडल पे एक्सपेक्टेड है, और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये, इसको अच्छे से करके जाना। कंपार्टमेंटल डायग्राम मत भूलना, मास इनफ्लो, मास ऑफ पोल्यूटेंट इन द लेक है, और यहाँ से मास आउटफ्लो हो रहा है। इसकी वर्ड इक्वेशन याद रखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन लेक इज इक्वल्स टू रेट ऑफ मास एंटर्स द लेक माइनस रेट ऑफ मास लीव्स द लेक। ठीक है, ये वाला टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पेपर में, इसको अच्छे से कर जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, ये सारा हमारे पास ये लेक पोल्यूशन मॉडल के ऊपर हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये वाला जो है ये भी अगेन एक क्वेश्चन ही आप मान सकते हैं, ये पूरा हमने यहाँ पे लेक पोल्यूशन मॉडल का डेरिवेशन दे रखा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी लेक पोल्यूशन मॉडल के ऊपर बेस्ड ही कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर 3 पे आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले पे। वर्ड इक्वेशन याद रखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोल्यूशन साइज इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बर्थ माइनस रेट ऑफ डेथ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरिंग कैपेसिटी जो टर्म है पेपर में पूछा जा सकता है, डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी, और एक क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको अच्छे से करके जाएंगे। प्लस जो मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जस्ट टू मेक योर इक्वेशन की ये वाली जो इक्वेशन है कैसे बनी हुई है, इसके अंदर मैंने सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन भी याद रखेंगे, बर्थ माइनस नॉर्मल डेथ माइनस डेथ बाय क्राउडिंग। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा बाय क्राउडिंग से डेथ हो रही है तो वो गामा एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन रही है। इसको हम जो है लॉजिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, और डेंसिटी डिपेंडेंट मॉडल भी कह सकते हैं, नहीं तो लिमिटेड ग्रोथ मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम सोल्यूशन कभी भी निकालना हो, जो भी आपका dx by dt है उसको जीरो के इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे पॉसिबल, x0 x इज इक्वल्स टू 0 या x इज इक्वल्स टू k। ठीक है, फिर स्टेबल सोल्यूशन के लिए कंडीशन, स्टेबल सोल्यूशन क्या होता है उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, और ये सारे में से ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है पार्ट डेरिवेशन का। ठीक है, कि आपको डिराइव करना है लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन, इनिशियल कंडीशंस गिवन है। कंपार्टमेंटल मॉडल बनाओगे, वर्ड इक्वेशन लिखोगे, फिर आप अपना ये सारा स्टेप्स लिखोगे जो मैंने ये मेंशन किया हुआ है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव दिस लॉजिस्टिक इक्वेशन, लास्ट टू लास्ट ईयर आईएससी पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा जितना डेरिवेशन इतना बड़ा है यहाँ तक सारा लिखोगे। ठीक है, इस डेरिवेशन के अंदर आप जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को भी बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेड ग्रोथ विद हार्वेस्टिंग, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन कैसे निकलेगा, बर्थ माइनस नॉर्मल डेथ माइनस डेथ बाय क्राउडिंग माइनस डेथ बाय हार्वेस्टिंग। तो इसकी जो है अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहें तो वो ये हो जाएगी।
नॉर्मल जो इक्वेशन कहते हैं उसमें बस माइनस एच कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बेस्ड, देख लेंगे। नेक्स्ट, इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन मॉडल्स वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये कंपार्टमेंटल डायग्राम, ये वर्ड इक्वेशन सारी, प्लस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, फोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी पता होना चाहिए, और प्लस ये जो तीनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये भी, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला पार्ट भी पता होना चाहिए कि जिसमें हम बता रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन क्या है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव लूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाली इक्वेशंस भी पता होनी चाहिए जिसमें हम बीटा एसआई ले रहे हैं, जहाँ पे बीटा को हम क्या बता रहे हैं, बीटा एफ अपॉन एन, और ये टोटल पॉपुलेशन साइज क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमारे पास एंडेमिक डिसीजेस है, एंडेमिक डिसीज के लिए पूरा कंपार्टमेंटल डायग्राम याद रखेंगे, और एक सेकेंड, ठीक है। प्लस ये ds बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये वाली इक्वेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लस ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास n जो है टोटल पॉपुलेशन है, तो जब हम dn बाई डी टी कहते हैं तो वो क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेडेटर प्रे, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा। कंपार्टमेंटल डायग्राम इसका जरूर याद रखना, वर्ड इक्वेशन भी याद रखनी है, ठीक है। प्लस ये सारे जो है ये फॉर्मूलाज हैं जो हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ये वाले सारे फॉर्मूलाज जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये सारी चीजें आपको याद रखनी ही है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ में ये वाली दोनों इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये बीच में मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको कवर करने हैं। फेस प्लेन ट्रेजेक्टरीज पे आ जाते हैं, इसमें अगेन ये वाली इक्वेशंस पता होनी चाहिए, और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं ये पता होने चाहिए, ठीक है। मेजरली अगेन फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन से ये पता होनी चाहिए, ये एंडेमिक मॉडल के लिए है। ऐसे ही इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, सेम हम जो है प्रीडेटर प्रे के लिए भी कर रहे हैं, जिसको हम लोट का वोल्टेरा मॉडल कहते हैं, ठीक है। उसकी ये दो इक्वेशन से पता होनी चाहिए, और उसके बाद जो ये मैंने सारा हाईलाइट किया है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वाला मॉडलिंग वाला यूनिट जो है, मॉडलिंग यूनिट 3, इसमें आपको जो है सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस पता होनी चाहिए। सेकेंडली आपको जो है इसकी एक्सरसाइज के जितने भी प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस है सारे करके जाने हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। प्लस अब हम उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। उनके लिए आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आराम से उस क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ना है। कभी कभी हो सकता है कि एक वर्ड मिस होने से ना पूरा कंसेप्ट में कंफ्यूजन आ जाती है, तो अगर फिर भी ना समझ में आए ना, उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कि किस टॉपिक का है वो। अगर मेथड या फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे के जितने क्वेश्चंस आते हैं सारे अच्छे से कर लो, ठीक है, सो दैट कॉन्फिडेंस आ जाए। सारे क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाए तो उसके बाद उन क्वेश्चन को देखो जो नहीं समझ में आ रहा था, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हो सकता है कि कुछ याद आ जाए, क्योंकि जब हम बाकी का पेपर सॉल्व करते तो हमें हो सकता है कि कुछ हमें याद आ जाए जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि इस पेपर को करने के लिए टाइम को मैनेज करके चलना, क्योंकि इसमें आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का यूज करना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो मेक श्योर कि आप टाइम को अच्छे से मैनेज करके चल रहे हो। और प्लस जो है पेपर में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए हैं, सारों को अच्छे से करना, अच्छे से पेपर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।